हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने अगले लेक्चर में क्या पढ़ा था? E0 सेल कैलकुलेट करना। E0 सेल क्या था इसका फॉर्मूला? E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये बातें सब हो चुकी थी। अब ये E0 सेल के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आज उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और फॉर्मूला हम देख लेते हैं जिसकी ज़रूरत हमें आगे होगी। तो समझो, ये है गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी में क्या चेंज होता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा जी। एन यानी नंबर ऑफ चेंजेस इन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हमारी रिएक्शन में चेंज होते हैं। एफ फेराडे, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट क्या ली थी हमने 96500। और E0 सेल हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलो समझो, यदि मैं इसको G1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, G1, ये G1 क्या है आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो टोटल रिएक्शन है, इनिशिएट टू फाइनल रिएक्शन, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, जो फेराडे होता है, और जो इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, उसका हम G1 कहेंगे। दूसरा G2 प्लस G3 अप टू Gn। ये सब को मिला के क्या मिलता है हमको? G1। इसको हमने G1 बोल दिया। तो चलो G इज इक्वल टू क्या है? माइनस NF E0 सेल। यहाँ हमने 1 लिखा, तो ये सब में भी क्या लिख सकते हैं? 1। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? N1। F तो सभी के लिए कांस्टेंट है, और E0 सेल को मैं E1 लिख देता हूँ, समझना। इज इक्वल टू G2, यहाँ क्या लिख सकते हैं? माइनस N2 F E0 2 लिख देता हूँ, और ये प्लस एज इट इज यहाँ पे 3 लिखा है तो क्या आएगा? माइनस N3 F E0 3 अप टू माइनस NN F E0 N। समझना ध्यान से। ये सभी टर्म में देखो कोई कांस्टेंट है। क्या है? एक तो माइनस सभी में है, दिख रहा है आपको माइनस, और दूसरा क्या है? ये जो फेराडे सभी टर्म में कांस्टेंट है। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस एफ को बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ क्या बचा? N1 E1 0 इज इक्वल टू, ये सभी टर्म में से माइनस एफ कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस एफ। यहाँ क्या बचा? N2 E2 0 माइनस निकाल लिया, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। यहाँ आएगा N3 E3 0 अप टू NN, ये प्लस आएगा EN 0। देखो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों माइनस एफ कॉमन है, दोनों साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस एफ, राइट हैंड साइड पे भी माइनस एफ, ये दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूँ। बाकी क्या बचा? ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला हमें आगे एग्जाम्पल में यूज करने का है। E1 0 इज इक्वल टू N2 E2 0, यहाँ क्या बचा? N3 E3 0 टू NN EN 0। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। इसे लिख लीजिए आप, इसकी ज़रूरत हमें आगे होगी। और ऐसे क्वेश्चन कहीं बाहर नेट में पूछे गए हैं। ये जो दो मैंने क्वेश्चन लिखे, ये दोनों नेट के क्वेश्चन है। अभी हम सोल्व करते हैं वेरी इजीली। वहाँ पे हमने क्या था? ई सेल कैथोड और एनोड पे दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रोड दोनों अलग अलग मेटल थी, लेकिन जब दोनों सेम मेटल हो, लेकिन क्या डिफरेंस क्या हो? सिर्फ और सिर्फ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस हो, तब हमें ये फॉर्मूला निकाल के इसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है। इसलिए ये फॉर्मूले की हमें ज़रूरत होगी। तो आपको समझ में आ गया ये क्या है गिब्स फ्री एनर्जी। और ये डायरेक्ट फॉर्मूले में से भी कई क्वेश्चन आगे पूछे जा चुके हैं 2-3 बार, इसीलिए इसे भी याद रखना। माइनस NF E0 सेल, ये आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको याद रख लेना। इसको मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
देखो पहले मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, बाद में ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है ई सेल। क्या कैलकुलेट करना है? ई सेल। तो देखो आगे बढ़ते हैं। ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है किसका? तो हमें ये दिया होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, क्या है? 0.34 वोल्ट, और ये 0 Cu प्लस में से Cu क्या दिया होगा हमको? 0.52 वोल्ट। हमें कैलकुलेट करना है ये 0 Cu प्लस 2 में से Cu प्लस, ये कैलकुलेट करना है। ये भी हमको दिया हुआ है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तब क्या करेंगे? पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए पहले एक ही बात याद रखो तुम। क्वेश्चन में देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किन सी मेटल की है? यहाँ पे Cu प्लस 2 है, दूसरा Cu है और तीसरा Cu प्लस है। ये 3 प्रोबेबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो सोचो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी हुई? Cu प्लस 2 की। तो पहले यहाँ लिख लो, कुछ नहीं करना, पहले यहाँ लिख लो Cu प्लस 2 एक्वस फॉर्म में होगा। ये सबसे ज्यादा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट Cu प्लस की ही, वो मैंने लिख दी। अब सोचो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? ये Cu सॉलिड की है। देखो इसकी 0 है, तो इसको यहाँ पे लिखो Cu सॉलिड। ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई, समझो Cu प्लस 2 में से क्या हो गया? Cu सॉलिड। अब ये इसको हम क्या बोलते हैं? G1 बोलते हैं। आई बात समझ में? क्यों इसको G1 बोला था? क्योंकि ये स्टार्टिंग मटेरियल टू प्रोडक्ट, ये दोनों के बीच में बाकी सब इंटरमीडिएट आ जाएंगे। देखना अभी बाकी सब इंटरमीडिएट आ जाएंगे। पहले मैंने क्या लिखा? जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा थी, किनकी थी? Cu प्लस 2 की, लिख दिया। अब क्या लिखा? जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, किनकी है? Cu की, लिख दी। अब बाकी क्या बचा? एक ही बचा, देखो Cu प्लस। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस करके लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना। मैंने सिर्फ यहाँ ये सब सारी रिएक्शन नहीं लिखी। क्या लिखा? ये सब में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट Cu प्लस 2 की थी, वो लिख दिया। सबसे कम Cu की थी, वो लिख दिया। अब क्या बाकी बचा? Cu प्लस, उनको लिख दो। कहाँ आएगा? वो आएगा ये दोनों के इंटरमीडिएट में Cu प्लस एक्वस। एक ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई और ये दोनों के बीच में एक रिएक्शन हो गई। ऐसा ट्रायंगल बना लेना है हमको। यदि 4 हमें यहाँ 4 प्रोबेबिलिटी दी होती तो यहाँ हमारा स्क्वायर बनता, 5 है तो 5 बनती। ऐसा ही। अब समझो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे कम, और बीच में ये आ गया हमारा इंटरमीडिएट। तो इसको हम G1 बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? G2। इसको क्या बोलते हैं? G3। अब देखो वहाँ पे हमने क्या लिखा था? G1 इज इक्वल टू G2 प्लस G3 प्लस G4 अप टू Gn। क्योंकि ये जो चेंजेस है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस Cu प्लस 2 में से Cu होता है, वो इन सबको मिला के ये सबका टोटल, मान लीजिए यहाँ n तक रिएक्शन है, ये n तक का टोटल क्या होता है भाई? G1 होता है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं? G1 इज इक्वल टू G2, G1 इज इक्वल टू G2 प्लस G3। यहाँ 2 है तो G3। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ये दोनों को मिला के यह बन गया हमारा G1। तो चलो क्या फॉर्मूला था? G1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? G1 इज इक्वल टू माइनस N1F E10। तो यहाँ N1 क्या है? ये N1 यानी कि इलेक्ट्रॉन चेंज। ये दोनों में इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हुए? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हुआ। फेराडे तो सभी के लिए कांस्टेंट आता है, इसलिए हम नहीं लिखते। हमें ज़रूरत E1 की है, E10 यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है। देखो Cu प्लस 2 में से Cu हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो समझो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल उसकी वैल्यू, और ये जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ उसी मेथड से आपको सोल्व करने का है। डायरेक्ट मत सोल्व करना, वरना कहीं पे भी माइनस की गलती हो सकती है या कुछ
कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो ये आसान सवाल का जवाब गलत हो सकता है, इसीलिए ऐसे। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कितने? 4 मार्क्स। और नेट में 4 मार्क्स का इम्पोर्टेंट तो आप जानते ही होंगे, इसीलिए बताता हूँ। जब जब ऐसे सिंपल क्वेश्चन आए तब हमें एक्साइटमेंट में डायरेक्ट सॉल्व मत करना, क्योंकि जब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर आपको बहुत अफसोस होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, Cu+2 में से Cu, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है? 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे N2, यहाँ G2 लिखा तो इसका N2 क्या हो गया समझो। N2 यानी इलेक्ट्रॉन चेंज, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हुए? +2 में से प्लस, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। दूसरी बात करते हैं, ये रहा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, Cu+2 में से Cu+, वो तो हमें फाइंड करना है। देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल तो हमें फाइंड करना है, इसका यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख दो। बात करते हैं G3 की, यहाँ लिख सकते हैं N3 और E30 हमें लिखना है। N3 यानी इलेक्ट्रॉन चेंज, Cu+ में से Cu0, इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हुए? 1 इलेक्ट्रॉन चेंज। E3 Cu+ में से Cu, यानी रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, कितना है? 0.52 वोल्ट। ये सारा सब इक्वेशन लिख के आराम से सोचो। हमने पहला इक्वेशन क्या अभी प्रूफ किया था, क्या आया था वो? N1 E10 इज इक्वल टू N2 E20 प्लस N3 E30। ये हमारा हो गया जनरल इक्वेशन। अब ये सारी वैल्यू इनमें पुट करके आसानी से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, एक्साइटमेंट में जल्दी से आप इसको सोल्व करने की ट्राई मत करना, आराम से स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं, इसीलिए ये गलत नहीं होता। और अब बात इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ये इक्वेशन में। N1 यहाँ से लिख लो, क्या आया? 2। E10 क्या है हमारा? 0.34 वोल्ट। N2 एक इलेक्ट्रॉन का चेंज। E2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, E2 का E2 ही लिख देता हूँ। N3 एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, ये प्लस, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज। E30 0.52 है, 0.52 वोल्ट। ये दोनों को मिला के कितने हो गए? 0.68 वोल्ट। ये E2 एज इट इज, ये हो गया 0.52 वोल्ट। चलो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? E20 की। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 0.68 वोल्ट माइनस 0.52 वोल्ट, कितने बचे? इसमें से 8 और इनमें से 8, 0.16 वोल्ट। वो क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव। लेकिन समझो ये हमारा E2 आ गया, और यदि हमें तकलीफ हो कि ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे? E2 जहाँ लिखा है ना क्वेश्चन मार्क, वहाँ ये वैल्यू लिख दो। पहले तो कितना आया ये? 0.16 वोल्ट। ये हमारा E2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखो ये वैल्यू कहाँ के कहाँ ले जाती है? Cu+2 से Cu+, यानी कि ये हो गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, Cu+2 में से Cu+, जिनकी वैल्यू आ गई 0.16 वोल्ट। ये है हमारा फाइनल आंसर, 0.16 वोल्ट। Cu+2 में से Cu+, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। और यदि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पूछा होता तो क्या पूछा होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तब हमको क्या करना है? मेथड वैसे की वैसी ही है, लेकिन चेंजेस कहाँ पे आएगा? सिर्फ यहाँ जो पॉजिटिव आता है उसका क्या कर देंगे हम? नेगेटिव। और यदि नेगेटिव आता है तो इसका क्या कर देंगे हम? पॉजिटिव कर देंगे। आई बात समझ में? ये है हमारी सिंपल मेथड। पहला क्या काम करने का है? जो भी दिया हुआ है उनमें से पहले फाइंड करो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किन की है? +2 की, वो लिख दो। सबसे कम किसकी है? 0, वो लिख दो। बाकी बचे सारे इंटरमीडिएट लिख दो, बीच में रिएक्शन के एरो लगा दो। और ये जो मेन रिएक्शन है, जो
स्टार्टिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में से सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट लाती है उसको हम G1 बोलेंगे। बाकी बचे को G2, G3, G4 ऐसे डिवाइड कर दो। यहाँ N1 E1 आएगा, G2 है तो N2 E2 आएगा। ये सब जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी बचेगी और वो फाइंड ये इक्वेशन से हो जाएगी। यानी कि ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं नेट के। चलो ये दोनों क्वेश्चन आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं भी सोल्व करवाता हूँ। और ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। केमिस्ट्री तो यहाँ ख़त्म हो जाती है दोस्तों, यहाँ केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। यहाँ तो सिंपल मैथ्स है। और यदि आप बायो से भी हो फिर भी इतना सिंपल मैथ्स तो सभी को आता है। चलो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कैलकुलेट, अरे यहाँ E0 सेल आएगा। कैलकुलेट E0 सेल। मैं क्वेश्चन यहाँ फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो E0 ये वैल्यू लिख देता हूँ। Sn+2 में से Sn क्या दी हुई है 0.30 वोल्ट। E0 Sn+2 में से Sn+4 क्या दी हुई है -0.48 वोल्ट। हमें फाइंड क्या करना है E0 Sn में से Sn+4। समझो बात को समझो। पहला क्या काम करना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है। देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, लिख लो उसको, सिंपल लिख लो। Sn+4 है, चलो लिख लिया मैंने। सबसे कम किन की है, Sn की है, वो भी लिख लो। Sn सॉलिड, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +4, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। बाकी बचा क्या है, एक ही बचा Sn2। Sn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट और ये हो गई हमारी प्रोडक्ट। देखो ये दोनों में जितने इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे ना, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन चेंज है। और ये दोनों को मिला के भी उतने ही आएंगे। ध्यान से देखो ये दोनों में से कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। आई बात समझ में आई। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है तो Sn+2 बना देगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चेंज कितने आए, 2 इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में कितने आए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन चेंज। यानी कि ये दोनों को मिला के जो इलेक्ट्रॉन चेंज आता है वही चेंज यहीं पर आया। इसीलिए हम ये रिएक्शन को पर्टिकुलर क्या कहते हैं, G1 बोलते हैं। ये रिएक्शन का जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है यही सब मिला के, ये सभी को मिला के यही आएगा। इसको हम N1 बोलते हैं, E1 0। यहाँ पे क्या आएगा N2 E2 0। यहाँ पे क्या आएगा N3 E3 0। ऐसा सिंपल लिख लिया। चलो वैल्यू लिख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन की लिख लो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हुए, +4 में से 0 हो गया। यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होता है और यहाँ पे 0 बना देता है। यहाँ पे N1 आएगा 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज। G1 देखो वो तो हमें फाइंड करना है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। इसको क्वेश्चन मार्क कर दो। N2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हुए। Sn+4 में से Sn+2। और एक बात यहाँ क्या आई 0.48, गलत आंसर है। क्योंकि हमने लिखना क्या है यहाँ, रिडक्शन पोटेंशियल +4 में से +2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। इसीलिए ये -0.48 को डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो क्या करना होगा, इसको हमें
रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, देखो +2 में से +4 होता है, इसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। हमें चाहिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। Sn+2 में से Sn+4 में से Sn+2 चाहिए। इसका मतलब कि ये -0.48 है, उसका कन्वर्जन किन में हो जाएगा, 0.48 वोल्ट, पॉजिटिव 0.48 में हो जाएगा। और ये 0.48 प्लस यहाँ आएगा, क्योंकि हमें लिखना है यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल। इसको मैं हटा देता हूँ, ये आ गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल 0.48 वोल्ट। अब बात करते हैं यहाँ Sn+2 में से Sn सॉलिड, यहाँ इलेक्ट्रॉन चेंजेस 2 है, और यहाँ E2 E3 क्या है, Sn+2 में से Sn हमें दिया हुआ है, +2 में से Sn, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब बात आती है फॉर्मूला की। देख भाई, यहाँ केमिस्ट्री खत्म हो गई, अब तो सिंपल मैथ्स। N1 E1 0 इज इक्वल टू N3 N2 E2 0 प्लस N3 E3 0। लिख लो सारी वैल्यू, वहाँ से लिख लो। N1 क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज। E1 क्या है, E1 तो हमें कैलकुलेट करना है। N2 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। E2 क्या है, 0.48 वोल्ट है। N3 क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और ये 0.13 वोल्ट है। कैलकुलेट, 0.96 आ गया, और ये आ गया 0.60। ये 4E0 E1 0 4E1 0 इज इक्वल टू, ये दोनों का समेशन कितना हुआ, ये दोनों का समेशन हो जाएगा, इसमें 60 डाल दो, 1.56 हो जाएगा। 1.56 वोल्ट E01 इज इक्वल टू 1.56 डिवाइडेड बाई 4। क्या आ सकता है इसका आंसर, E1 0 नियर इक्वल टू 0.39। देखो ये आंसर कहाँ आया, किसका आंसर है। जब हमें पता ना चले तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए, ये आंसर यहीं पे लिख दो पहले तो। देखो यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये आंसर हमने रिडक्शन जो हमने ये इक्वेशन लिखा N1 E1 0 इज इक्वल टू N2 E2 0 प्लस N3 E3 0। समझो ध्यान से, ये इक्वेशन दोनों पे यूज़ किया जाता है, या तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल में यूज़ किया जाता है, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में यूज़ किया जाता है। लेकिन समझना ध्यान, ये हमने यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल में यूज़ किया है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल में है। पूरी रिएक्शन उल्टा दो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन जब हम ये दोनों को हमने रिडक्शन पोटेंशियल में लिया है, तो ये भी आंसर आएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल में ही आएगा। यदि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो ये दोनों का भी हमें क्या लिखना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये जो मिला है वो हमें क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही मिला है। किन का है, Sn+4 में से Sn 0 है, इसका आंसर आ गया 0.39 वोल्ट। समझना मेरी बात, इसका आंसर क्या आ गया, 0.39 वोल्ट। तो इसको यहाँ लिख लो 0.39 वोल्ट। लेकिन समझना, हमें चाहिए क्या, एग्ज़ाम वाले डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं करते, वो घुमा फिरा के हमको कंफ्यूज करते हैं। और ये जो 0.39 है वो ऑप्शन में दिया होता ही है, एक 0.39 प्लस होता है, एक नेगेटिव होता है, दूसरा कोई भी इसके विरुद्ध ऑप्शन होता है। जैसे ही हम ये आंसर यहाँ पे मिलता है ना, फटाक से हम इसको टिक मार देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि हमें ये मिला क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। हमें चाहिए क्या, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, Sn में से Sn+4, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो ये रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ नहीं लिख सकते,
इनका कन्वर्जन हमें किन में करना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। कैसे करेंगे, ये जो आंसर मिला उसका हमें कुछ नहीं करना, पॉजिटिव आंसर है तो उसको नेगेटिव कर देना है। इसीलिए समझना मेरी बात, जब हमें आंसर मिल जाए तब आराम से देखना कि हमें पूछा क्या गया है, रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसके हिसाब से हमें आंसर लिखना है। फटाक से आंसर टिक नहीं करना है, आराम से सोचना, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा गलती हो जाती है। इसीलिए जब हमें ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले आराम से, और ये क्वेश्चन टिक करने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप टिक करोगे तो ये क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चन में कंसीडर हो जाएगा, और कितने मार्क्स लेके गलत हो गया तो 5 मार्क्स लेके चले जाएगा। इसीलिए ये 5 मार्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आराम से क्वेश्चन सोल्व करना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा पहला। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यदि आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो पहले ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन बाद में मैं सॉल्व करवाता हूँ, और ये सिंपल क्वेश्चन है। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है एक, और हमें नेट पास करनी है, इसलिए कुछ ना कुछ तो याद रखना ही होगा। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ, कल हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर देखे, आपने पढ़ा होगा, उसमें नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट किए हैं। तो समझो हमने उसमें 40 अराउंड सोल्व किए होंगे या 35 अराउंड होंगे एग्जाम्पल, लेकिन ये 35 एग्जाम्पल आपने सोल्व किए हैं तो आपको नंबर ऑफ सिग्नल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो पता चल गया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आ जाए। जब आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए तो आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल कैसे सोल्व करें। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी कैलकुलेट करने में, और आपको एक्यूरेसी भी आएगी। आप कहाँ गलती करते हो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और एग्ज़ाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का इम्पोर्टेंट है। आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, विथ एक्यूरेट आंसर भी आना चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे, आपको अपने बीएससी और एमएससी में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, जहाँ जहाँ पे भी स्ट्रक्चर आते हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर निकाल लो एक पेज में। पहले 1 2 3 जितने पेजेस हो पहले स्ट्रक्चर लिख लो। बाद में क्या करना है, आराम से बैठो और एक 1 बाय 1 एक एग्जाम्पल सोल्व करते जाओ। यदि आपने 200 प्लस NMR सिग्नल कैलकुलेट करी तो आपकी स्पीड भी आ जाएगी और एक्यूरेसी भी आ जाएगी। फिर आपको NMR सिग्नल कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर कहीं से भी क्यों क्वेश्चन ना आए, यदि आपको ये NMR स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सीखना हो तो 200 प्लस क्वेश्चन सोल्व करने ही होंगे। इसीलिए मैं पहले से बता देता हूँ, जब फ्री हो तब पुरानी बुकें निकालो बीएससी और एमएससी की, उनमें कई सारे स्ट्रक्चर आए होंगे। उस स्ट्रक्चर को पेज में लिखते जाओ, और जब आराम से बैठो तब पहले 1 बाय 1 एक क्वेश्चन सोल्व करते जाओ। और कहीं पे भी दिक्कत हो तो ग्रुप में बता दीजिएगा। लेकिन NMR सीखने के लिए और स्पीड एक्यूरेसी करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। अगर आप नहीं करोगे तो थोड़े दिन में फिर से गुम हो जाएगा। और ये केमिस्ट्री हाईली वोलाटाइल सब्जेक्ट है दोस्तों। आती है ना बात समझ में, वोलाटाइल का मतलब बाष्पीभवन, आसानी से चला जाता है। ये रूम टेम्परेचर पे भी बाष्प हो जाता है। चलो ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखो यहाँ देखो, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, ये नेट का क्वेश्चन है 4 मार्क्स। सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है भाई, यहाँ Fe+3 में से Fe+2, और हमें
कैलकुलेट क्या करना है, Fe+3 में से Fe0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किन की है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की है, लिख लो Fe+3 इक्वेस। अबे यार जुनून के साथ पढ़ा जाता है, जुनून जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए। यहाँ पे सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट किन की है, Fe0 सॉलिड, Fe0। ये हो गई हमारी मेन रिएक्शन। बाकी बचा क्या है देख लो, एक ही इंटरमीडिएट है Fe+2, इनको भी लिख लो। यहाँ आके आएगा Fe+2 एक्वस। ये हो गई हमारी 3 रिएक्शन। अब यहाँ लिखते हैं N1E10, यहाँ आएगा N2E20, यहाँ आएगा N3E30। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हुए, Fe+3 में से Fe0 हो गया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, Fe+3 में से Fe0 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन चेंज। Fe+3 में से Fe0 का रिडक्शन पोटेंशियल तो हमें फाइंड करना है, यहाँ लगा दो क्वेश्चन मार्क। Fe+3 में से Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, पता चलता है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसकी +2 है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हुए, +1। E2 Fe+3 में से Fe+2 यहाँ दिया हुआ है आपको डायरेक्ट, यह आ गया आपका 0.77 वोल्ट। Fe+2 में से Fe0 यानी कि यह आ गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। E3 Fe+2 में से Fe+2 में से Fe -0.44 वोल्ट दिया हुआ है। तो समझो भाई ये सारी की वैल्यू हमें किस इक्वेशन में डालनी है, N1E10 इज इक्वल टू N2E20 प्लस N3E30 लिख लो भाई। यहाँ केमिस्ट्री खत्म हो गई, यहाँ तो सिंपल मैथ्स आ गया। N1 क्या है 3 लिख लो, E1 तो हमें फाइंड करना है E10, N2 क्या है 1, E2 क्या है 0.77 वोल्ट प्लस N3 क्या है 2, E3 क्या है -0.44 वोल्ट। 3E10 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.77 वोल्ट प्लस यहाँ दोनों के मिला के माइनस हो जाएंगे, ये नेगेटिव इसलिए -0.88 वोल्ट। तो E10 क्या आएगा -0.11 डिवाइडेड बाय 3। इसका आंसर तुम निकाल लेना। ये हमें मिला रिडक्शन पोटेंशियल और हमें चाहिए यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ जो आंसर आए वो यही लिख ही देना बिना किसी संकोच के। ये बात हुई E0 सेल की। E0 सेल यदि सेम इलेक्ट्रोड का दिया हुआ हो तब हम ऐसे निकाल सकते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन का स्टेट का हो तब। अब आगे बढ़ते हैं। यदि इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल मैथ्स है, या आपको खुद ही आंसर निकाल लेना। अब आगे बढ़ते हैं नन्स इक्वेशन के बारे में देखते हैं। क्या है नन्स इक्वेशन? समझो समझो समझो। यदि आपको एग्जाम में कहीं ऐसा क्वेश्चन मिले, लिखो क्वेश्चन लिखो, पहले मैं बोलता हूँ क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड व्हाट इज द highest and lowest cell potential? एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमारा टाइम बर्बाद करने के लिए ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी होगी आपको। तो सिखाता हूँ मैं शॉर्ट ट्रिक। पहले तो ये सभी रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिए होंगे,
1/2 H2, इसका क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, रेफरेंस माना जाता है 0.0 वोल्ट, इस 0 Cu+2 में से Cu क्या है 0.34 वोल्ट है, E0 Zn+2 में से Zn क्या है -0.76 वोल्ट, E0 Ag+ में से Ag क्या है 0.80 वोल्ट है, E0 Mg+2 में से Mg क्या है -2.36 वोल्ट। ये एग्जाम में आपको दिए होंगे, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 है आपको याद होने चाहिए। ये डेनियल सेल के दोनों और ये सिल्वर का हाइड्रोजन का तो वैसा भी याद रह जाएगा। E0 Cl2 1/2 Cl2 गैस यानी Cl एक्वेयस, इसका क्या है 1.36 वोल्ट है। E0 Fe+2 में से Fe क्या है -0.44 वोल्ट है। E0 Cd+2 में से Cd क्या है -0.40 वोल्ट है। E0 क्या बचा लिथियम, लिथियम प्लस में से लिथियम क्या है -3.05 वोल्ट है। E0 सोडियम प्लस में से सोडियम क्या है, सोडियम प्लस में से सोडियम -2.71 वोल्ट है। चलो इतने आपको दिए हैं, इतने सारे। अब आपको पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किन इलेक्ट्रोड को यूज़ करके आएगी। हमें फाइंड क्या करना है, E0 सेल फाइंड करना है। एक तो हाईएस्ट आना चाहिए और दूसरा क्या आना चाहिए लोवेस्ट। यानी कि हमें ये पूछा गया है कि ये सारे में से कौन से 2 इलेक्ट्रोड को हम यूज़ करें, कौन से मेटल को यूज़ करें कि हम E0 सेल सबसे ज़्यादा आए, और ऐसे कौन से 2 है जिनको यूज़ करने से सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल आए। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ हम ऐसे एग्ज़ाम में 1 बाय 1 चेक नहीं कर सकते, वरना तो 1 आवर निकल जाएगा ये क्वेश्चन सोल्व करने में। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है हमको, ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स आने ही चाहिए, करेक्ट ही होना चाहिए। इसलिए क्या करना होगा, था भाई नंबर लाइन, हमें सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ करने का है। देखो यहाँ हाइड्रोजन का क्या है 0 है, लिख लो सेंटर में, यहाँ आ गया 0.0 वोल्ट। E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन H2। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव संख्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखते जाओ, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट 0 से लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तब क्या होता है संख्या इंक्रीज होती जाती है। यहाँ इतने सारे जो हमको रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, इनमें से देखते हैं 0 से ज़्यादा कौन है। 0 से ज़्यादा है ये वाला कॉपर, लिख लो यहाँ, लिख लो, और कुछ बात नहीं। 0.34 वोल्ट E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu+2 में से Cu हो गया। अब किसकी बारी आएगी, ये 0.34 हो गया, अब कहाँ गया ये Ag सिल्वर, ये भी लिख लो, और एक लिख देते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ लिख देता हूँ E0 Fe+3 में से क्या आएगा Fe+2, इसका आंसर क्या है 0.77 वोल्ट है। तो ये Ag से पहले क्या आ जाएगा सिल्वर आ जाएगा, इसका आंसर है 0.77। Fe+3 में से Fe+2, आगे बढ़ते जाओ, क्या आएगा यहाँ 0.80, क्या है सिल्वर, Ag+ में से Ag। अब देखो क्या आएगा, अब क्लोरीन आ जाएगा डायरेक्ट 1.36 E0 1/2 Cl2 Cl- एक्वेयस, ये हो गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल 1.36। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, देखते जाओ यहाँ पे 0 से नज़दीक कौन आएगा 0.40 है, ये 0.44, यहाँ CD, यहाँ पे क्या आएगा -0.44 E0 CD+2 में यहाँ पे 40 आएगा ना CD। अब क्या आएगा 44 -0.44 किन का है E0 Fe+2 में से Fe,
इतनी सिंपल। और एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखने का, आपको वहां पता चल जाएगा कि क्या आएगा, लेकिन नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये सारी मेटल नहीं लिखने की। आपको तो वैसे भी वहां दिख रहा होगा सामने कि ये इसका आंसर है, ये Fe+2 का, ये हाइड्रोजन का, ये कॉपर का है। आपको ये सिर्फ नंबर लाइन लिख के ड्रॉ करना होगा, और नंबर लाइन लिख ही लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए। डायरेक्ट सोल्व करने से, देखने से गलत हो सकता है, और एक्यूरेसी नंबर लाइन ड्रॉ करने से ही आएगी। ये 0.44 आ गया। अब किन की बारी आएगी? 0.76 की। ये आ गया हमारा 0.76 वोल्ट। ये बचा जिंक का है, Zn+2 में से Zn। अब किन की बारी आएगी? जिंक 0.76 भी आ गया। अब बाकी बचे ये 2.36, लिथियम 2.36 आएगा अभी। E0 Mg+2 में से Mg 2.36। अब मैं सिर्फ और सिर्फ संख्या लिखता हूँ, यहाँ पे जगह की कमी हो गई। यहाँ आएगा -2.71, बाद में आएगा -3.05। और हमारा क्वेश्चन क्या है देखो, ये सारे में से कौन से मेटल का आप यूज़ करेंगे, या कौन से एनोड पे क्या रखेंगे, कैथोड पे क्या रखेंगे, उसके हिसाब से हमें E0 सेल मिलेंगे। और E0 सेल किनका ज़्यादा आता है और किनका कम आता है, वो फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पहले तो ये सारे मैंने ये नंबर लाइन लिखवाई, उससे आसानी से पता लगा सकता है कि किन दोनों को मिला के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल मिलता है, सबसे ज़्यादा। देखो जब भी इतने सारे हो या कोई भी हज़ारों क्यों ना दे हो, लेकिन ये जो दोनों टर्मिनल पॉइंट पे है, लास्ट है, दोनों लास्ट है। यहाँ पे लास्ट क्या है? लिथियम है। देखो यहाँ पे E0 लिथियम प्लस में से लिथियम है, और यहाँ पे क्या है लास्ट में 1.36 है। ये दोनों को यदि मैं मिला दूँ, और एक बात और ध्यान से देखो, यदि आपको कभी भी कंफ्यूजन हो या आप एग्जाम में भूल गए हो कि एनोड पे किसे रखा जाता है और कैथोड पे किसे रखा जाता है, फिर भी आपको ये नंबर लाइन यूज होगी। कैसे समझो यहाँ डेनियल सेल तो मालूम होगा। डेनियल सेल में एनोड पे कैथोड, एनोड पे क्या है? जिंक मेटल, और कैथोड पे कॉपर मेटल है। यदि आपको वो भूल गया, आपको दिमाग से निकल गया कौन कहाँ था, इसके लिए क्या करना है? नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। आपको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा या कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, ये दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल आपके सामने है, इसके लिए ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। और नंबर लाइन में बीच में 0 लगा देना, बीच में 0, और 0 के इस ओर क्या आएगा? पॉजिटिव, और इस ओर क्या आएगा? नेगेटिव। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव रख लिया आपने दोनों इलेक्ट्रोड। अब एक बात, जो आपको नंबर लाइन में राइट साइड दिखेगा वो राइट साइड ही आएगा, और जो आपको नंबर लाइन में लेफ्ट साइड दिखेगा वो कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड ही आएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? एनोड होता है, और राइट हैंड साइड पे क्या होता है? कैथोड होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये बात कभी चेंज नहीं होगी, समझ लेना। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलवेज एनोड ही आता है, राइट हैंड साइड पे ऑलवेज कैथोड ही आता है। इसीलिए जब आपको भूल जाओ कि एनोड और कैथोड किन किन को ले, तब नंबर लाइन ड्रॉ करो। पहले नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, वहाँ पे संख्या रख दो। जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, जो आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगी वो कहाँ आएगा? कैथोड पे आ गया। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में जो दोनों लास्ट में है, यदि इन दोनों को मिला दूं मैं, ये दोनों को मिला दूं, तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट ही आएगा। देख लेना कैसे आएगा, समझो। ये साले यदि हम ये दोनों की कंपैरिजन करें, लिथियम और क्लोरीन की, देखो यहाँ क्या है? यहाँ रहा लिथियम हमारा, और यहाँ रहा क्लोरीन। ध्यान से देखो भाई, इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। यदि मैं बोलूँ ये दोनों को आपको सेट करना है एनोड और कैथोड पे, तो कौन सी मेटल कहाँ पे आएगी?
लिथियम मेटल कहाँ आएगी, एनोड पे आएगी, और ये क्लोरीन गैस कहाँ पे आएगा, कैथोड पे आएगा, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। और हमने पढ़ा था अगले लेक्चर में कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो वो कहाँ चला जाता है, कैथोड पे चला जाता है, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो वो कहाँ चला जाता है, एनोड पे चला जाता है। इसीलिए यदि हम ये दोनों की कंपैरिजन करें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, E0 सेल फाइंड करने का, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लिखो यहाँ इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें 1.36 वोल्ट दिया हुआ है और इनका रिडक्शन पोटेंशियल हमें -3.05 वोल्ट दिया हुआ है। तो समझो बात को, ये कितने हो गए, 1.36 माइनस माइनस प्लस 3.05, 134 हो जाएगा, 36 41 हो जाएगा। तो समझो मेरी बात को, ये आ गया हमारा E0 सेल। अब ट्राई करना, आप बैठे बैठे कोई भी इलेक्ट्रोड उठा लेना, कोई भी हाफ सेल पोटेंशियल उठा लेना और रखना, इनसे ज़्यादा आप ला ही नहीं सकते। ये क्लोरीन और लिथियम का जो दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें जो सेल मिला है E0 सेल, उनसे ज़्यादा कोई भी इसी का, जितना इनमें लिखा है उसी का मैं बता रहा हूँ, समझना, इनसे ज़्यादा किसी का नहीं आएगा। यानी कि ये हो गया हमारा हाईएस्ट E0 सेल। किन किन को मिला के, और वहाँ पे E0 सेल कैलकुलेट नहीं करना, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये दोनों को, ये दोनों जो लास्ट में है, ये दोनों को मिला के हाईएस्ट मिलेगा। लेकिन कैलकुलेट किन का करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है लोवेस्ट का। लेकिन हम वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस ले लो, या तो ये दोनों का डिफरेंस ले लो, या तो ये दोनों और ये दोनों। लेकिन ये दोनों, ये बाजू बगल बगल में है, इनके डिफरेंस लेते जाओ, लेकिन आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि ये दोनों का डिफरेंस लेने से 0.4 होगा, ये दोनों का 0.34 होगा, ये दोनों का डिफरेंस लेने से नियरली अबाउट 0.4 हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस लो, ये दोनों का डिफरेंस सबसे कम आएगा, देखना आप कैलकुलेट करना। ये Ag सिल्वर और Fe+2, ये दोनों को मिला के जो डिफरेंस आएगा वो सबसे कम हो जाएगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट का आंसर आएगा, यदि एनोड पे हम क्या लेंगे, एनोड पे लेंगे लिथियम मेटल और कैथोड पे लेंगे क्लोरीन गैस, इसका आंसर हाईएस्ट होगा। और लोवेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनोड पे क्या होगा, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये दोनों में भी आपको नहीं पता चल रहा है एनोड पे कौन है और कैथोड पे कौन है। तो ध्यान, सारा कुछ भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों को देखो। ये आपको किस ओर दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये आपकी राइट हैंड साइड पे है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हो गया आपका एनोड, जो राइट हैंड साइड पे है वो आपका हो गया कैथोड। और ये दोनों का डिफरेंस लेने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लोवेस्ट सेल पोटेंशियल Ag+। आई बात समझ में, इनका हो जाएगा 0.03 और इन दोनों का होगा 0.04। तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर लाइन से ही सॉल्व करना और आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नन्स इक्वेशन की। तो टाइटल लगा दीजिए अपनी बुक में, नन्स इक्वेशन। टाइटल लगा दीजिए नट्स इक्वेशन।
क्या है नट्स इक्वेशन? हम E0 सेल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसका पता तो हाफ सेल पोटेंशियल से दो फॉर्मूला है हमारे पास, कौन से? E0 सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड करते हैं, और दूसरा यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो क्या होता है? एक एनोड माइनस कैथोड, उनसे हम स्टैंडर्ड E0 सेल का पता लगा सकते हैं। लेकिन हमें ई सेल चाहिए, ई सेल यानी नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसका पता कहाँ से लगाएंगे? उसके लिए ये भाई ने हमें इक्वेशन दिया है, नट्स इक्वेशन। लिखो, इट इज यूज्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। समझना ध्यान से बात, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी ई सेल। मैं कोई भी रिएक्शन का आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन। यदि हमको ए सॉलिड दिया हुआ है तो उसका आयन ए प्लस एम इलेक्ट्रॉन का चेंज लिखता हूँ, एम जनरल में लिख रहा हूँ, या तो बी एन इलेक्ट्रॉन का चेंज हो और बी सॉलिड। ये क्या हमारा सॉल्ट ब्रिज, ये हमारी फेज बाउंड्री। चलो यहाँ से हमें एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी है दोस्तों। तो क्या करेंगे, ये इतना पोर्शन है, ध्यान से समझना, ये इतना पोर्शन क्या हो गया हमारा? एनोड हो गया, और ये जो सोल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड पे ये हमारा कैथोड हो गया। वो बात हमने अगले लेक्चर में की थी, और जिन्होंने अगला लेक्चर ना देखा हो पहले वो देख ले, बाद में ये देखना, इससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलो लिखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ए सॉलिड में से क्या बन गया? ए एम प्लस, यानी कि एम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए ने घुमा दिए। ये सॉलिड में से क्या बन जाता है? ए एम प्लस एक्वेयस, यानी कि एम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोई मेटल है, एम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने घुमा दिए। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, क्या हो गई? प्लस एम हो गई। यहाँ पे जो आयन होएगा वो प्लस एम हो गई, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन आएगी? रिडक्शन रिएक्शन आती है। ये जो एक्वेयस है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने बी ने कंज्यूम कर लिए और क्या बना दिया? बी सॉलिड बना दिया। आई बात समझ में? इसकी प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, यानी कि रिडक्शन हुआ। तो समझो बात को। यहाँ और एक और बात यहाँ पे m इज इक्वल टू एन लिख देता हूँ। आई बात समझ में? मैंने ऐसा क्यों लिखा? अरे ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम कैंसल आउट कर सके दोस्त, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट करना होगा, इसीलिए मैंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम बता दिया। यहाँ पे भी जितने इलेक्ट्रॉन है इतना ही चेंज यहाँ पे आया है। लिखो अब सेल रिएक्शन लिखते हैं, सेल रिएक्शन, या तो इसे हम नेट रिएक्शन भी बोलते हैं। नेट रिएक्शन क्या आएगा? देखो, जितना आपको इस ओर दिख रहा है रिएक्टेंट की ओर, इतना ही लिखो। ये सॉलिड, ये इलेक्ट्रॉन को कैंसिल हो गए। यहाँ क्या है? प्लस बी एन नंबर ऑफ चेंजेस इलेक्ट्रॉन एक्वेयस। प्रोडक्ट में क्या आएगा? ए एम प्लस एक्वेयस और बी सॉलिड आ जाएगा। ये हो गई हमारी नेट रिएक्शन। इसके हिसाब से हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन, नट्स का जनरल फॉर्मूला। समझो क्या है, याद रखना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लीनियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझना, ये ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन का ब्रैकेट है। अब बात आती है, ध्यान से समझ लेना, एक बार समझ लो फिर तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से फटाक से आंसर ये सेल रिप्रेजेंटेशन से ही निकाल लेंगे, इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन
और कॉन्सेंट्रेशन किसका लिखा जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चलो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बाद में समझाता हूँ। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। आर टी अपॉन एन एफ, इसको अभी ऐसा का ऐसा ही लिखने दो, एन एफ। यदि मैं लीनियर का कन्वर्जन लॉग में कर दूँ तो क्या होगा? लीनियर इज इक्वल टू 2.303 लॉग लिखा जाता है दोस्त। 2.303 लॉग। यदि इस लीनियर का कन्वर्जन मुझे लॉग में करना हो तो हम क्या करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ गई टर्म हमारी लॉग में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखना ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये आर की वैल्यू, ये सभी पैरामीटर की वैल्यू में लिख देता हूँ। 8.31 गैस कांस्टेंट, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। देखो अभी हमें मालूम नहीं है, मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। जो भी वैल्यू सभी इक्वेशन में, सभी इलेक्ट्रोड में फिक्स आएगी, उनकी ही वैल्यू लिखने का है। हमें यह मालूम नहीं कि इलेक्ट्रॉन चेंज कौन सी रिएक्शन में कितने आते हैं, कौन सी रिएक्शन पूछी जाती है, इसलिए इसको हम अभी जो वेरिएबल है, जो चेंजेबल है, उसको ऐसा का ऐसा, जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू लिख देता हूँ। फेराडे यानी 96500, ये मल्टीप्लाई हो गया 2.303 से। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझो मेरी बात को। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कहाँ? तो कि भाई 11th-12th की बुक में आया होगा। ये सारे को सुलटा दीजिए, हिसाब लगा लेना, आंसर यही आएगा। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला नॉल्स इक्वेशन का। अब बात करते हैं यहाँ दो क्या लिखे जाएंगे। समझो, यहाँ समझो सेल रिएक्शन में यहाँ क्या लिखने को बोला? प्रोडक्ट लिखने को बोला। प्रोडक्ट का क्या लिखना है? कॉन्सेंट्रेशन। ये ब्रैकेट हमें ऐसा बताता है कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म लिखनी है। प्रोडक्ट में दो टर्म है, एक तो आयन फॉर्म है, दूसरा सॉलिड फॉर्म है। लेकिन जब इसकी कोई वैल्यू, इसकी सॉलिड की एक्टिविटी होती है, या तो हम इसकी सॉलिड की डेंसिटी मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? डेंसिटी। और अभी इसको हम क्या यूनिटी लेंगे? जब हमको एक्टिविटी नहीं दी होगी, आगे देखेंगे एक्टिविटी यदि दी हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी कोई भी हमें एक्टिविटी दी हुई नहीं है। और जब आपको कोई एक्टिविटी ना दी हो तब आपको ये सॉलिड वाली टर्म है, यहाँ पे भी एक सॉलिड वाली टर्म है, उसकी ओर देखना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ फोकस होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म में। और कॉन्सेंट्रेशन किसका आता है? कॉन्सेंट्रेशन ये दोनों में से किनका आएगा भाई? ये दोनों में से ये क्या है? आयन है, और ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है। आयन का क्या मेजर होता है? कॉन्सेंट्रेशन मेजर होता है, ध्यान से समझ लेना। और ये सॉलिड है, सॉलिड की हम क्या मेजर करते हैं? डेंसिटी मेजर करते हैं। सॉलिड की हम डेंसिटी मेजर करते हैं। यानी कि यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। हमें चाहिए क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो यहाँ दो टर्म दी हुई है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन एक ही का है। किन का है? ये A+M का है, या ये तो सॉलिड फॉर्म में है, या इसकी डेंसिटी मेजर होगी, या इसकी एक्टिविटी। लेकिन अभी हमें इस पे फोकस नहीं करना है। क्या देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ आयन देखेंगे। तो देखो ये जो दो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आयन सिर्फ एक ही का है, एक आयन है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में A आएगा। वैसा ही वैसा यहाँ देखो, यहाँ पे भी रिएक्टेंट में भी दो टर्म दी हुई है,
लेकिन दो में से आयन तो एक ही है, इसीलिए हमें यहाँ कॉन्सेंट्रेशन किसका लिखना है, सिर्फ आयन का। तो ये सेल रिएक्शन का हम नॉन्स इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, इसका रटा लगा लेना, लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन किसका आएगा, देखो ए एम प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, और रिएक्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन किसका आएगा, रिएक्टेंट में बी का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। ये हो गया हमारा नॉन्स इक्वेशन। आई बात समझ में। एक और बात समझो, यदि 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 ध्यान से समझना, सिर्फ मैं यहाँ चेंज करता हूँ समझाने के लिए, यहाँ पे मैं x लिख दूँ और यहाँ पे मैं y लिख दूँ। x नंबर ऑफ ए आयन है हमारे पास, x नंबर ऑफ ए आयन, यहाँ पे भी क्या आएगा x, यहाँ पे भी क्या आएगा y। समझना, a कितने हैं हमारे पास, x नंबर है, यहाँ पे भी x आएगा, b कितने हैं, y है, y नंबर आएगा। अब देखो ये x कहाँ आ गया, ये x आ गया कोफिशिएंट में, ये इसका कोफिशिएंट हो गया a का, और जब कोफिशिएंट आए तो कोफिशिएंट को हम कहाँ लिखेंगे, कोफिशिएंट को हम लिखेंगे यहाँ, कहाँ, ये कंसंट्रेशन की पावर में लिखेंगे। आई बात समझ में, कहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट को लिख सकते हैं हम यहाँ कंसंट्रेशन की पावर में। तो यहाँ पे भी देखो भाई y भी कोफिशिएंट है, b का कोफिशिएंट y है, वो भी कहाँ चला जाएगा, ये हो गया कंसंट्रेशन की पावर में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। क्या समझ आता है कि जब यहाँ कोफिशिएंट हो तो वो कोफिशिएंट चला जाता है कंसंट्रेशन की पावर में, और यहाँ दो प्रोडक्ट कितने भी हो, यदि प्रोडक्ट में 2 3 4 जितने भी आयन हो वे सारे आयन लिखना है हमें, जिनका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं वो सारे यहाँ लिखने हैं। रिएक्टेंट में भी जितने जितने आयन है वो सारे लिखने हैं। बात आई कोफिशिएंट की, तो ये जो कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर में चला जाएगा। लिख लो फटाक से आप, वीडियो पॉज करके, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और एक बात, यदि हमें ऐसा एग्ज़ाम में तो साले ऐसा ही देते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन ही देते हैं, तो ये सारा लिख के हम यहाँ से अभी भी इसका आंसर निकालना होगा। यहाँ पे जो वैल्यू इसको हम पुट करेंगे तो ये जो हमारा सम है बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए ये सम को छोटा करने के लिए हमारे पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। देखो शॉर्ट ट्रिक, सेल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्ट कैसे ये इक्वेशन तक जाते हैं, ये सारा मामला निकल जाएगा। देखना ये सारा मामला निकल जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है ये RT/NF लीनियर का आंसर क्या आता है, 0.591 आता है। इतना याद रख लेना, सारा मामला निकाल और एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में हम आंसर लाते हैं। और फिजिकल, केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रो साथ ही करते जाना, बाद में दिक्कत हो जाएगी। हम साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे नेट के लेक्चर में ही, नेट में, गेट में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जे टॉपिक हम पढ़ते जाते हैं वो सारे हम साथ ही लेक्चर में सॉल्व करते जाएंगे। और एक बात, लेक्चर डायरेक्ट कभी मत देखना। ये जो दूसरा लेक्चर देखने से पहले आपको पहला लेक्चर मालूम होना चाहिए कि पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। दूसरा डायरेक्ट देखेंगे तो क्या होगा, आपको पहले लेक्चर का कुछ बेसिक हो वो पता नहीं होगा। इसीलिए जब पहला लेक्चर देखा होगा तभी बेसिक आएगा और दूसरा लेक्चर में आपको और मज़ा आएगा। तो देखते हैं नॉन्स इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 प्रोबेबिलिटी है। कौन कौन सी देखते हैं, एक एक देखते जाते हैं। केस 1, इतनी ही प्रोबेबिलिटी है भाई अर्थ पे, दूसरी कोई नहीं हो सकती। समझो
सेल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, उसमें से बोथ इलेक्ट्रोड आर पॉजिटिवली चार्ज। हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, समझना। दोनों इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज यानी कि क्या होगा, उस पर जो आयन आएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होगा। नेगेटिवली चार्ज का क्या है, वो नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी। आया पता? देखो डेनियल सेल का लेते हैं। डेनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है बोल भाई? जिंक सॉलिड, फेज बाउंड्री, Zn+2 एक्वायस, सोल्ट ब्रिज, Cu+2 एक्वायस और Cu सॉलिड। ये है डेनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन। जो देखो यहाँ बोथ इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जो आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये आयन भी पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको दी हो एग्जाम में, तो इसका डेनियल सेल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्ट कैसे निकाले? समझो पहली बात, ये जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन जिंक वाला, डेनियल सेल में याद होगा हमने पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते थे? एनोड बोलते थे। और इसको हम क्या बोलते थे? कैथोड बोलते थे। ये दोनों में से आयन किन का है? एक्वायस का, Zn+2 का आयन है। ये क्या है? सॉलिड है। एक्वायस यानी कि आयन फॉर्म में है, डेंसिटी हो गई इसकी कॉपर की। अब बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन से कैसे निकाले। ई सेल, E0 सेल माइनस RT/NF लीनियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। समझना। ई सेल, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको E0 सेल ही रखता हूँ। लेकिन क्या है इसका? E0 सेल 1.10 याद ही होना चाहिए। समझो हमने वहाँ पे R की वैल्यू रख दी थी, T की वैल्यू रख दी थी, F की वैल्यू रख दी थी, और लीनियर का कन्वर्जन किस में कर दिया था? लॉग में कर दिया था। वो सबको मिला के आंसर क्या आया था? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 0.0591 अपॉन n। n यानी चेंजेस इन इलेक्ट्रॉन। इसको भी वैसा का वैसा लिखो। ये लीनियर का कन्वर्जन हो गया लॉग में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। एक और बात ध्यान से समझना, आराम से शांति से समझो। एनोड अपॉन कैथोड लिखने का है कब? जब बोथ इलेक्ट्रोड आर पॉजिटिवली चार्ज। मैं यहाँ आपको सिखाता हूँ, लेकिन ये जो फॉर्मूले आते हैं ना, हम 4 केस पढ़ेंगे, ये चारों के चारों जो फॉर्मूले आए हैं एनोड अपॉन कैथोड आगे देखेंगे, वो सभी आए हैं जनरल इक्वेशन से ही आए हैं। याद रखना, वो सब कहाँ से आए हैं? हमने पहले जो जनरल इक्वेशन लिखा वहीं से आए हैं। लेकिन हर बार क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जनरल इक्वेशन से जाए तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। और ये यदि आपको ऐसा लगा है कि ये गलत है तो ट्राई कर लेना जनरल इक्वेशन से, इसका आंसर यही आएगा। मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर यही आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, देखो तो भाई एनोड में फिर से 2 टर्म आ गई कि नहीं? ये क्या है? सॉलिड है, और ये क्या है? आयन है। हमें लिखना क्या है? कॉन्सेंट्रेशन लिखने का है, तो कॉन्सेंट्रेशन आयन का लिखा जाता है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। एनोड में किन का कॉन्सेंट्रेशन लिखे जाएगा? Zn+2 एक्वायस का। बात आती है कैथोड की, तो कैथोड में अभी तो आपको मालूम हो गया होगा आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका लिखा जाएगा? आयन का। आयन क्या है? Cu+2 है भाई, Cu+2 आ गया हमारा आयन। और ये रहा हमारा नॉन्स इक्वेशन, ये आ गया हमारा नॉन्स इक्वेशन। कहाँ से आया? डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन से। हमने कुछ नहीं लिखा, ना तो सेल रिएक्शन लिखी, ना तो नेट रिएक्शन लिखी, ना जनरल इक्वेशन। डायरेक्ट क्या है? याद रखो एनोड अपॉन कैथोड। कब? जब दोनों पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होंगे, दोनों पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो तब क्या लिखना है? एनोड अपॉन कैथोड। अब यहाँ हमें कोई भी वैल्यू दी हुई है जिंक की, कोई भी वैल्यू दी हुई है कॉपर की, वो सब रख दो। E0 सेल तो हमें मालूम है, वो रख दो। इसका आंसर
हम आसानी से ई सेल निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। चलो ना, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, ये एक का प्रूफ कर देता हूँ, बाकी आंसर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से ही इसका आंसर हम प्रूफ कर देते हैं, ये सही है या गलत है, समझना, ध्यान से समझना। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? जिंक सॉलिड है, Zn+2 एक्वेस। ध्यान से देखना बेटा, यही आएगा आंसर। जनरल इक्वेशन की मदद से यही आंसर लेंगे। कैथोड पे Cu+2 एक्वेस होगा, वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके Cu सॉलिड बना देगा। समझो, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ बाकी बचा नेट रिएक्शन में लिखो क्या आएगा? Zn सॉलिड आएगा और Cu+2 एक्वेस आएगा, Zn+2 एक्वेस आएगा और Cu सॉलिड आएगा। समझो, जनरल इक्वेशन क्या था? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 ही लिखता हूँ डायरेक्ट, 0.059 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, हाँ ना बोल? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो, प्रोडक्ट में 2 आयन है, क्या है? एक तो जिंक है और दूसरी टर्म क्या है? सॉलिड है। सॉलिड में डेंसिटी होती है, इसका मतलब ये नहीं लिख सकते, ये आएगी। लिखो यहाँ Zn+2 एक्वेस। रिएक्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन किसका आएगा? कॉन्सेंट्रेशन आएगा Cu का। देखो भैया, देखो, ये दोनों इक्वेशन सेम हो गए। यानी कि जनरल इक्वेशन से लिखो या डायरेक्ट ट्रिक से लिखो, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। इसीलिए जनरल इक्वेशन से जब आप लिखना चाहो तो आपको क्या लिखना होगा? एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन और नेट रिएक्शन। बाद में आप लिखेंगे नॉन्स इक्वेशन, और यहाँ डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन से आएगा आपका नॉन्स इक्वेशन, एनोड अपॉन कैथोड। आई बात समझ में? ये हो गया पहला केस। बात करते हैं दूसरे केस की। समझो क्या कहता है दूसरा केस। और दोस्तों, पहले तो आप माइंड में क्लियर रखना कि आपको कैसे भी करके मेहनत करनी है, और जब मेहनत करो तो जुनून के साथ करो। जुनून होना चाहिए, दिल में आग होनी चाहिए नेट क्लियर करने की। और जब जुनून आ जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से नेट क्रॉस कर जाएंगे। और ये जो जुनून है ना, वो किसी के कहने से नहीं आता, वो अपने आप यहाँ से आता है, अपने आप खुद को होना चाहिए मुझे नेट करनी है। और एक बार ऐसा हो गया ना, आपको जुनून आ गया ना कि पढ़ना ही है, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, हमें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, फिर बात बन जाएगी। तो चलो देखते हैं दूसरा केस क्या कहता है। बोथ इलेक्ट्रोड आर नेगेटिवली चार्ज। उसका भी मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ। देखना, प्लेटिनियम सॉलिड, Cl2 गैस, Cl माइनस एक्वायस, सॉल्ट ब्रिज, F माइनस एक्वायस, F2 गैस, प्लेटिनियम सॉलिड। देखना, जब जब गैस दिया होगा तब क्या होगा? आपको प्लेटिनियम मेटल दी होगी, क्योंकि प्लेटिनियम मेटल से जो गैस की कंडेंसर होता है उसमें प्लेटिनियम मेटल की यूज होती है, इसीलिए प्लेटिनियम मेटल दी होती है, जो कि वो इनर्ट है, वो कोई भी रिएक्शन नहीं करती। इसका नॉन्स इक्वेशन कैसे लिखे? एक बात तो फिक्स है भाई, क्या है फिक्स? ये वाला पोर्शन एनोड ही है, ये वाला पोर्शन कैथोड ही है। ये गैस फॉर्म है, ये एक्वेयस फॉर्म है, ये भी एक्वेयस है, और ये क्या है? गैस फॉर्म। हमें लिखना क्या है? कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। पहले लिख तो लो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, डायरेक्ट लिखता हूँ। चलो ना, आप भी प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरा लिखना। यदि मैं नहीं लिखूंगा तो आप भी नहीं लिखोगे। लीनियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
कैथोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड आ जाएगा यहाँ। पहले में क्या था दोस्त, क्या था पहले में, देख अपनी बुक में देख, पहले में था एनोड अपॉन कैथोड, दूसरे में क्या आ गया कैथोड अपॉन एनोड, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या लिखा था, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे क्या है बोथ आर नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव की उल्टी साइन क्या होती है नेगेटिव, यानी कि यहाँ कैथोड अपॉन एनोड था, दोनों को उल्टा दो, हो जाएगा हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड का नॉन इक्वेशन। लिखो यहाँ ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस ये सारे की वैल्यू इसमें पुट करके फाइनल आंसर आएगा 0.591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैथोड में कौन का किसका कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, F माइनस का लिखा जाता है, और एनोड में देखो भैया किसका आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है। ये बात हो गई हमारे नॉट्स इक्वेशन की। तो क्या कहता है कैथोड अपॉन एनोड कब आएगा, जब बोथ आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये इक्वेशन आप प्रूफ कर देना, अपनी बुक में लिख लेना, जनरल इक्वेशन से लिखना, दोनों सेम ही आंसर आएंगे। बात करते हैं तीसरे केस की, आगे बढ़ो। केस नंबर 3 क्या कहता है, चलो एक बात तो हो गई कि दोनों पॉजिटिव दिए हो, वो पहली बात। दूसरा केस था दोनों नेगेटिव दिए हो, दूसरी बात। तीसरी बात एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन उसमें भी दो प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर एनोड पॉजिटिव हो तो कैथोड नेगेटिव होगा, अगर कैथोड पॉजिटिव हो तो एनोड नेगेटिव होगा। इसलिए हम बात करते हैं केस नंबर 3, मैं लिख देता हूँ एनोड पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिवली चार्ज। इसका नॉन इक्वेशन पहले तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, जिंक सॉलिड Zn+2 एक्वायस, Cl माइनस एक्वायस, Cl2 गैस और प्लेटिनियम एज ए सॉलिड। समझो बात को, यहाँ पे एक गलती हो सकती है, क्या होगी, E0 सेल पहले मैं लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RT अपॉन NF लीनियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, ये शॉर्ट ट्रिक में लिख देता हूँ कैथोड। फिर आप बताना मैंने सही लिखा या गलत लिखा। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ये सारे को उल्टा के आंसर आएगा 0.0591 अपॉन एन, लीनियर का कन्वर्जन हो जाएगा लॉग में। एनोड पे क्या आयन है, Zn+2 आयन है, कैथोड पे कौन सा आयन है, Cl माइनस एक्वायस आयन है। ये हो गया हमारा नॉन इक्वेशन। अब सोचो ये सही है या गलत है, आप बताना मुझे सही है या गलत है। वीडियो पॉज करके सोचो और अपने आप आंसर दो। मैं बताता हूँ ये आंसर गलत है, क्योंकि अभी तक यहाँ देखो, अभी तक इसके अगले वाले एग्जाम्पल में क्या था, अगले वाले एग्जाम्पल में क्या था, एनोड अपॉन कैथोड, यानी कि Zn+2 एक्वायस आया था और Cu+2 एक्वायस आया था या नहीं आया था, आया था। देखो तो यहाँ पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव +2 है, यहाँ पे भी +2 चार्ज है, यानी कि ये दोनों कैंसल आउट हो गए और इसका आंसर आ गया न्यूट्रल। यहाँ पे भी देखो -1 है, यहाँ पे भी -1 है, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, इसका आंसर आ गया न्यूट्रल, हाँ ना, यस, ये दोनों चार्ज न्यूट्रल हो गए, यानी कि ये दोनों कैथोड अपॉन एनोड या एनोड अपॉन कैथोड करने से चार्ज बैलेंस होना चाहिए, या दोनों का डिवाइडेशन करो या दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, लेकिन चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ चार्ज न्यूट्रल नहीं हो रहा है, चार्ज यहाँ +2 है, यहाँ -1 है, यहाँ एक ज़्यादा है और ये Q है। इसका आंसर हम पता लगा सकते हैं इसकी सेल रिएक्शन से। ये कैथोड की सेल रिएक्शन लिखो भाई, क्या होगा कैथोड की सेल रिएक्शन में,
ये Cl2 गैस होगा, ये वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होगा, तभी हमें 2 Cl माइनस आयन मिलेंगे। एनोड की रिएक्शन लिखो पहले, क्या है, जिंक सॉलिड, उसमें से क्या बना देगा, Zn+2 एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन घुमा देगा। और यदि पहले तो ऐसे लिखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन घुमा दिए, यहाँ पे 1/2 आएगा, ये सही है, ये सही ही है। लेकिन यदि हमें नेट रिएक्शन लिखनी हो, इसकी क्या लिखनी हो, नेट रिएक्शन लिखनी हो, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हम ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 मोल हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ 2 क्लोरीन माइनस आ जाएंगे। इसकी नेट रिएक्शन लिखो, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये जिंक सॉलिड हो गया, ये हो गया हमारा Cl2 गैस। अरे देखो भाई, देखो ये आ गया हमारा Zn+2 एक्वस और ये आ गया हमारा 2Cl माइनस एक्वस। पहले जनरल फॉर्मूला में हमने देखा था कि जब जब आयन के आगे कोफिशिएंट आए तो ये जो कोफिशिएंट है कहाँ चला जाएगा, ये कोफिशिएंट चला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर में। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन यहाँ कोफिशिएंट नहीं लिखा। अब देखो चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल, यहाँ पे +2 हो गया, +2, यहाँ -1 और इसका स्क्वायर 2, इसका मतलब ये -2 +2 -2 हो गया न्यूट्रल। इसीलिए जब चार्ज इम्बैलेंस हो तब आपको कोफिशिएंट आएगा ही आएगा, और ये कोफिशिएंट क्या आएगा वो आपको मालूम होना चाहिए। ये तो मैंने जनरल इक्वेशन लिख दिया, समझो बात को। ये ऐसा ही एनोड इनटू कैथोड ही क्यों आया वो भी पता यहाँ से लगा सकते हैं। क्या था जनरल फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये था जनरल फॉर्मूला। देखो यहाँ प्रोडक्ट में 2 आयन आ गए, मैंने बोला था प्रोडक्ट में जितने आयन आएंगे ना वो सारे के सारे आयन हमें लिखना होगा। यहाँ से मैं लिखूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में 2 आयन आ गए तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में Zn+2 आयन है और Cl माइनस एक्वस उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये बात हुई प्रोडक्ट की। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो भी लिखना है, रिएक्टेंट में कोई भी आयन नहीं है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 1। और यदि 1 आ गया तो देखो ये दोनों इक्वेशन आपको सेम नहीं लग रहा है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, इसीलिए इसको एनोड इनटू कैथोड से भी याद रख देते हैं, या एनोड इनटू कैथोड कर दो, दोनों ये दोनों जनरल फॉर्मूले से भी इसका आंसर सही आएगा और ये शॉर्ट ट्रिक से भी इसका आंसर सही ही आएगा। यानी कि ये बात हो गई तीसरे केस की कि जब हमारा एनोड क्या हो पॉजिटिव हो, हमारा एनोड क्या हो नेगेटिव हो, तब आंसर क्या आएगा एनोड इनटू कैथोड। ये आ गया हमारा नॉन्स इक्वेशन। दूसरा केस क्या कहता है, बोथ इलेक्ट्रोड आर नेगेटिवली चार्ज, जब दोनों नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे तब क्या आएगा कैथोड अपॉन एनोड आएगा। जब बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज हो तब क्या आएगा कैथोड अपॉन एनोड अपॉन कैथोड आएगा। ये 3 केस हुए। बात करते हैं चौथे केस की, तो क्या कहता है समझो चौथा केस। समझना भाई ध्यान से। चौथा केस हमने यहाँ क्या रखा था, केस नंबर 4, उसमें क्या था एनोड पॉजिटिव था, थर्ड नंबर में यहाँ रखेंगे एनोड नेगेटिव और कैथोड क्या रख देंगे पॉजिटिव। ये 4 ही प्रोबेबिलिटी है, इससे अलग प्रोबेबिलिटी नॉर्स इक्वेशन में नहीं हो सकती। ये 4 यदि आपको आ गई तो एग्जाम में इन चारों में से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसका हम लिखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन।
I2 गैस, I माइनस एक्वायस, Hg+2 एक्वायस, Hg सॉलिड। ये है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। ये पोर्शन है हमारा एनोड, ये पोर्शन है हमारा कैथोड। इसका नर्स इक्वेशन क्या आएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF लीनियर 1 एनोड इंटू कैथोड। ध्यान से देखना, थर्ड नंबर में क्या था? एनोड इंटू कैथोड था। फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा? 1 एनोड इंटू कैथोड हो जाएगा। और एक बात, मैं इसका प्रूफ नहीं दूंगा, आप खुद ही इसका प्रूफ लिखना अपने बुक में। पहले क्या लिखेंगे? एनोड की रिएक्शन, बाद में लिखेंगे कैथोड की रिएक्शन, बाद में लिखेंगे सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन लिखेंगे ना, तब आपको मालूम हो जाएगा कि सेल रिएक्शन लिखने के बाद हम जनरल फॉर्मूला में जाएंगे। क्या होगा जनरल फॉर्मूला? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये लिखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों 1 यहाँ क्यों आए। आई बात समझ में? चलो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। क्या आएगा इसका जनरल फॉर्मूला? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। लिखाओ भाई मुझे, एनोड में क्या है? I माइनस एक्वायस है, Hg+2 है कैथोड में, Hg+2 लिख दिया। लेकिन हो गई दिक्कत। क्या हो गई? यहाँ क्या है? +2 चार्ज है। देखो यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है। चार्ज हो गया इम्बैलेंस। अभी हमने आगे एग्जाम्पल में देखा था, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या आएगा? कोफिशिएंट कहाँ चला जाता है? कोफिशिएंट चला जाता है पावर में। आप इसका एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे तब I के आगे 2I माइनस आएगा, और ये जो 2 है वो चला गया कॉन्सेंट्रेशन के पावर में। इसका मतलब चार्ज हो गया बैलेंस। ये आ गया हमारा नर्स इक्वेशन। तो सारी बातें याद रखना। क्या थी सारी बातें? इन शॉर्ट लिख लो, ऐसे टेबल बना लो, टेबल शॉर्ट ट्रिक। पहला केस क्या था कि एनोड कैथोड, जो देखो ऐसी शॉर्ट ट्रिक एक पेज में अलग से टेबल बना के लिख लेना चाहिए, ताकि एग्जाम के 2-3 दिन पहले हमें पूरा तो पढ़ नहीं सकते। इसीलिए ये जो शॉर्ट ट्रिक है हमने आगे बहुत बार पढ़ा होगा, इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ याद है ना, फिर भी आसानी से हमें पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे मैं बोलूँ कि एक पेज में लिख लो, वैसा आप लिखना ही पड़ेगा आपको, ताकि आपको एग्ज़ाम के अगले 2-3 दिन में ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एनोड क्या था? पॉजिटिव था। कैथोड भी क्या था? पॉजिटिव था। तब क्या आया? देखना, मैं एक ही लिखाता हूँ, यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो ब्रैकेट है ना, वो सिर्फ ब्रैकेट ही हम यहाँ लिखेंगे। आई बात समझ में? ये ब्रैकेट लिख देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड आएगा। दूसरा केस क्या था? केस नंबर 2, एनोड क्या था? नेगेटिव था। कैथोड क्या था? वो भी नेगेटिव था। तो ब्रैकेट कैसा आएगा? देखो भाई, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कैथोड अपॉन एनोड। तीसरा केस क्या था? तीसरा केस था एनोड आर पॉजिटिव, कैथोड आर नेगेटिव। तो ब्रैकेट कैसा आएगा? यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में एनोड इंटू कैथोड। अरे हाँ ना भाई बोल। चौथा क्या आएगा? एनोड आर नेगेटिव एंड कैथोड आर पॉजिटिव। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एनोड इंटू 1 अपॉन एनोड कैथोड मल्टीप्लाई बाय कैथोड। ये सारी ट्रिक यहाँ तक आपको आ गई। तो अभी जहाँ से शुरुआत की लेक्चर 1 और ये लेक्चर 2, ये दोनों का यहाँ तक ये
का सारा मामला इतने में आ गया। अगर आपको ये याद रह गया तो आपको आगे का पढ़ना ही नहीं है। ये सब एक बार आराम से समझ लेना, फिर तो ये ही याद रखने का है, एग्जाम में डायरेक्ट यही इसका ही अप्लाई करने का हम। तो देखते हैं नर्स इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं। चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दूंगा, आप वीडियो पॉज करके अपने आप लिखना, बाद में सॉल्यूशन देख लेना। यदि कहीं गलती हो तो उस गलती पे फोकस करके उसे सुधार लेना, लेकिन लिखना तो पड़ेगा दोस्त, क्योंकि हमें क्या चाहिए, JRF चाहिए, नॉलेज चाहिए, और कुछ गेन करने के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। लिखिए क्वेश्चन, राइट द नर्स इक्वेशन फॉर फॉलोइंग सेल रिप्रेजेंटेशन। फॉलोइंग सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान से समझो, पहला मैं लिख देता हूँ जिंक Zn+2, और जैसा आपको एग्जाम में दिया होगा ना वैसा ही लिखता हूँ। और आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन से नर्स इक्वेशन लिखने का है। चलो पहले एक समझ लो, बाद में सारे लिखना, एक आराम से समझ लो। Ag प्लस होगा, हमने 4 केस पढ़े, पहले से याद करो। पहला क्या था, बोथ आर पॉजिटिव, और यहाँ देखो तो दोनों आयन पॉजिटिवली चार्ज है भाई। तो पहला केस ही हम अप्लाई करेंगे। क्या था पहला केस, एनोड अपॉन कैथोड। तो लिख दो यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिख दो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे -0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, एनोड अपॉन कैथोड। और एक बात, ये सारा लिखना, एक बार बुक में लिखना जैसा मैं लिखाता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे उतने आपके माइंड में ज़्यादा जाएगा और आपको अच्छे से याद रह जाएगा। एनोड क्या है, Zn+2 है आयन। कैथोड में क्या है, Ag+ है, Ag+ लिख लो। लेकिन अब वो भी देखना, सिर्फ लिखना नहीं है, सही है गलत वो भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज है, यानी चार्ज इम्बैलेंस हो गया। यदि चार्ज इम्बैलेंस हो तो यहाँ पे क्या आएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा। क्या आएगा कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देख लो दोनों चार्ज बैलेंस हो गए। ये है हमारा नर्स इक्वेशन। अब ट्राई करो, चलो आप, ये रहा आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करो। बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, देन क्या आएगा, एनोड अपॉन कैथोड। लिखो एनोड अपॉन कैथोड। ई सेल इज इक्वल टू, मुझे मालूम है आपको आ गया है, लेकिन मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको, कि आपको ये कोफिशिएंट सेट करना आ जाए। यदि आपको ये आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन तो आपको हीमोग्लोबिन में घुस गया होगा अभी, लेकिन ये कोफिशिएंट सेट करने आ जाए, फिर हम नेट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे डायरेक्ट। लॉग क्या आएगा, एनोड अपॉन कैथोड। देखो एनोड में क्या है, एनोड में है Al+3 एक्वयस और कैथोड में है Sn+2 एक्वयस। चार्ज हो गया इम्बैलेंस। चार्ज कैसे बैलेंस करें, तो यदि आपको डायरेक्ट चार्ज बैलेंस करना ना आता हो तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ से सेल रिएक्शन लिखेंगे। इनकी सेल रिएक्शन जैसे लिखेंगे उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट कहाँ चला जाता है, कंसंट्रेशन की पावर में। तो Al+ के आगे ऐसा लिखा मिलेगा आपको सेल रिएक्शन में। तो ये जो 2 है ये इसका कोफिशिएंट हो गया, और ये कोफिशिएंट इसकी पावर में चला जाता है। और दूसरा ऐसा लिखा मिलेगा Sn+2, ये जो 3 इसका कोफिशिएंट इसकी पावर में चला जाएगा। ये आ गया हमारा नर्स इक्वेशन।
तो ध्यान से समझना। इसका लिख दो। इसका लिखेंगे आप होमवर्क में। अब तो आपको मालूम हो गया होगा। लिखो, यहाँ नोट लिखो। पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, वो लिखो। कुछ बेसिक मैथ्स जिसकी हमें ज़रूरत होगी। यहाँ क्या लिखेंगे आप? नोट। या तो अपना नाम लिख दीजिए। क्या लिखना? अपना नाम। तुम्हारा नाम लिख दो नोट पे। जिनको समझ आए वो ठीक है, ना समझ आए वो लिखो। log x डॉट log y जब दिया हो, जब हमें log x डॉट log y दिया हो तो हम क्या लिखेंगे? इसका मैथ्स ये कहता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन में हो दोनों टर्म तब हम इसको प्लस में लिख सकते हैं, log x प्लस log y लिख सकते हैं। लेकिन जब दोनों डिवाइडेशन में हो तब हम क्या लिख सकते हैं? log x माइनस log y लिख सकते हैं। लेकिन जब दोनों x और प्लस y हो, यहाँ हमने क्या लिखा? मल्टीप्लिकेशन का क्या कर दिया? समेशन कर दिया। तो यहाँ क्या मिला? समेशन। तो समेशन का क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन log x डॉट log y। लेकिन ये बात गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। और आपको हमें ये तो ज़रूरत भी नहीं है, आपको जनरल सिखाता हूँ। समेशन का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। और ऐसा ही जब हमें सब्ट्रैक्शन दिया हो उसका हम डिवाइडेशन भी नहीं कर सकते। उसका हम डायरेक्ट डिवाइडेशन भी नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन का समेशन कर सकते हैं, डिवाइडेशन का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन समेशन का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो हमें ये दोनों बात याद रखनी है, आगे ज़रूरत होगी। देखो एक और बात, हम कुछ वैल्यू लिख लेते हैं जिनकी ज़रूरत हो। log 10 टू द बेस 10, इसका आंसर क्या आएगा? 1। log 2 टू द बेस 2, इसका आंसर भी क्या आएगा? 1, क्योंकि इसका बेस क्या है? 2 है। log 2 टू द बेस 10, इसका आंसर आएगा 0.3010। log 3 टू द बेस 10, इसका आंसर आएगा 0.4771। log 4 टू द बेस 10, इसका आंसर क्या आएगा? 0.6021। log 5 टू द बेस 10, इसका आंसर आएगा 0.6991। समझो एक बात, आगे बढ़ते हैं। ये सभी बेसिक मैथ्स जिनकी हमें ज़रूरत होगी। और इतने सारे तो याद रख ही लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी लोग देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। इतनी सारी तो आनी ही चाहिए। लीनियर का बेस क्या होता है भाई? लीनियर का बेस होता है e, इसका आंसर आएगा 1। यदि मैं ऐसा लिखूँ, लीनियर x इज इक्वल टू 5 है, तो हमें 5x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एक और बात समझो, इसका लीनियर का बेस e है। जब हमें ये x की वैल्यू चाहिए तब हम क्या करेंगे? e बराबर की इस और जो भी सारा लिखा मिलेगा आपको, जो भी यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ और सिर्फ 5 लिखा है। तो ये जो सारी टर्म होगी वो कहाँ चली जाएगी? e के पावर में चली जाएगी। आई बात समझ में? e के पावर में चली जाएगी। यहाँ यदि इसको मैं ऐसा लिख दूँ,
लीनियर x इज इक्वल टू 12.39, तो ये x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, e रेस टू 12.39। ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। यदि समझना ध्यान से बात को, log 1/x हो, 1/x हो, तो मैं सही हूँ या गलत बताना। log 1/x है, पहले इसे समझो, 1/x है तो इसे x रेस टू -1 लिख सकते हैं, हाँ ना। ये x डिनोमिनेटर में है ना, उसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो इसका -1 हो जाएगा। वैसा ही वैसा यदि मैं 1/x लिखूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x रेस टू -1। और log के भीतर जो है उसकी जो पावर होती है वो कहाँ चली आती है, log के आगे चली आती है। यानी कि यहाँ -1 होता है पावर में, वो आगे आ जाएगा, log x लिखा जाएगा। ये आ गया 1/x का आंसर आ गया हमें। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि देखो यहाँ पे 1/2 लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो x² लिखा है, समझना x² क्या है यहाँ, x रेस टू 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखो वहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ दिखेगा नहीं आपको। log 1/x² लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x रेस टू -2। और ये जो पावर है x की वो कहाँ चली आएगी, आगे, -2 log इंटू x भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। एक और बात समझो, हमें इसकी ज़रूरत होगी, log x/y हो, क्या है, log x/y। समझना, log के भीतर जो दो टर्म है डिवाइडेशन में, उन दोनों को मैं सुलटा देता हूँ, दोनों को चेंज कर देता हूँ, x को नीचे ले लेता हूँ, y को ऊपर ले लेता हूँ। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए हमें आगे माइनस लिख देना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस। ये दोनों को चेंज करो तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -y/x हो जाएगा। आई बात समझ में। ये हुई हमारी सिंपल मैथ्स के बारे में। अब बात करेंगे हम अगले लेक्चर में नट्स इक्वेशन के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। सारे नेट्स के क्वेश्चन, नेट और गेट के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे और कल मिलेंगे फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। चलो, थैंक यू वेरी मच।